आज इस वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक है वह चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। हम सभी लोग जानते हैं इस बात को। और भारतीय इतिहास में मौर्य वंश अथवा मौर्य साम्राज्य का विशेष महत्व है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से भारतीय इतिहास में एक नवीन युग का उदय होता है, एक प्रकाशमय युग प्रारंभ होता है, क्योंकि इस काल से भारतीय इतिहास जानने के अनेक सारे साधन हमको उपलब्ध होते हैं। एक क्रमबद्ध इतिहास प्रारंभ होता है, भारत का क्रमबद्ध इतिहास प्रारंभ होता है। विदेशों से भारतवासियों के संपर्कों के बारे में जानकारी मिलती है। विदेशों में भारतीय संस्कृति के प्रसार के बारे में जानकारी यहाँ से प्रारंभ होती है। और मौर्य साम्राज्य का जो सबसे महत्वपूर्ण बात रही वो ये थी कि भारत के अंदर राजनीतिक एकता स्थापित करने वाला साम्राज्य ये रहा। आज इसी साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के वंश और जाति के बारे में विभिन्न इतिहासकार एक मत नहीं है। यूनानी इतिहासकार जस्टिन ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य नीच वंश से संबंधित थे, किंतु यह मत स्वीकार नहीं किया जाता है, क्योंकि इसका अर्थ यह हो सकता है कि वह एक राजघराने में उत्पन्न न होकर के एक साधारण परिवार में उत्पन्न हुए हों। जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को एक गांव के मुखिया की पुत्री से उत्पन्न बतलाया गया है, और उस गांव के अंदर मोर पालने वालों की संख्या अधिक थी, इसलिए इसको मौर्य वंश का नाम दिया गया। ब्राह्मण साहित्य और विशाखदत्त द्वारा लिखा गया मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र की संज्ञा दी गई है, लेकिन यह मत भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को साम्राज्य निर्माण में चाणक्य की सहायता प्राप्त हुई थी। क्योंकि चाणक्य एक कट्टर ब्राह्मण थे, योग्य और विद्वान ब्राह्मण थे। यदि चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र होते तो चाणक्य कदापि चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता नहीं करते, क्योंकि साम्राज्य स्थापना की जो परंपरा हमारे वैदिक साहित्य से मिलती है हमको, ये कार्य क्षत्रियों को सौंपा गया है। लेकिन बौद्ध साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य के वंश को क्षत्रिय मानता है। बौद्ध ग्रंथ महावंश में लिखा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मौर्य नाम के एक क्षत्रिय वंश से संबंधित थे। मौर्य नाम की ये क्षत्रिय जाति जो थी उसका उल्लेख गौतम बुद्ध के समय में भी मिलता है। मौर्य जाति के लोग पिपलीवन के एक छोटे से गणराज्य में शासन किया करते थे, वहाँ के स्वामी थे। ये पिपलीवन जो था वो नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित था, नेपाल और गोरखपुर जिले के बीच में स्थित था। यहाँ पर इसके अतिरिक्त बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अंदर भी चंद्रगुप्त मौर्य और उनके पुत्र बिंदुसार को क्षत्रिय कहा गया है। बौद्ध साहित्य मौर्य साम्राज्य के बारे में हमको बड़ी सटीक जानकारियाँ देता है, इसलिए अधिकांशतः विद्वान
इतिहासकार चंद्रगुप्त मौर्य के वंश को क्षत्रिय ही मानते हैं। अब चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानकारी आवश्यक है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक जीवन क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में अलग अलग बातें, अलग अलग तथ्य अलग अलग ग्रंथों के अंदर लिखे गए हैं, लेकिन सर्वाधिक प्रमाणिक ग्रंथ जो माने जाते हैं मौर्य साम्राज्य से संबंधित, उसमें बौद्ध ग्रंथ, जिनको इतिहासकार ज़्यादा प्रमाणिक मानते हैं। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। ये मौर्य वंश के क्षत्रिय कुल के व्यक्ति थे। मौर्य वंश के बारे में मैंने आपको बताया। मौर्य वंश जो था वो नेपाल के तराई में एक पिपलीवन नामक राज्य था, वहाँ पर शासन किया करता था। नेपाल और गोरखपुर के बीच में स्थित था ये। चंद्रगुप्त मौर्य के पिता, ये कहानी महावंश के अंदर लिखी हुई जो मैं आपको बता रहा हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य के पिता वहाँ के स्वामी थे। कुछ आक्रांताओं ने उनके पिता की हत्या कर दी और उनके राज्य का अपहरण कर लिया था। जिस समय उनके पिता की हत्या हुई और उनके राज्य का अपहरण किया गया, उस समय चंद्रगुप्त मौर्य की माता गर्भवती थी, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य गर्भ में थे मां के। मां किसी भी तरह से अपनी जान बचा करके वहां से भागी और पाटलिपुत्र पहुंची। पाटलिपुत्र में उनके एक संबंधी भाई वहां रहा करते थे। उनके यहाँ जाकर के शरण के प्राप्त की उन्होंने। ये जो भाई थे वो मयूर पालन का कार्य किया करते थे, दीनहीन अवस्था में थे। उन्हीं भाई के यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ। वहीं पले, वहीं बड़े हुए। बचपन में एक दिन अपनी मित्र मंडली के साथ में गांव में ही खेल रहे थे गेम। जब वो गेम खेल रहे थे तभी संयोगवश चाणक्य, जिनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, वहां से गुजर रहे थे। जब वो वहां से गुजर रहे थे तो थोड़ा विश्राम करने की इच्छा हुई, वहां रुक गए। उनकी निगाह इनके गेम पर पड़ी, बच्चों के जो मित्र मंडली के साथ चंद्रगुप्त मौर्य खेल रहे थे। ये राजकीय गेम था। चंद्रगुप्त एक ऊंचे से स्थान पर बैठे हुए थे और बाकी उनकी मित्र मंडली नीचे बैठी हुई थी। अपनी अपनी समस्याएं बता रहे थे वो, और चंद्रगुप्त उसका निदान कर रहे थे, उत्तर दे रहे थे। तो उनकी जो समस्याओं का निदान करने की शैली थी उससे प्रभावित हो गए चाणक्य। उनको लगा कि इस बालक के अंदर कुछ है, उसकी प्रतिभा से प्रभावित हो गए। इसको अगर योग्य शिक्षा दी जाए तो ये बालक काफी आगे जा सकता है।
बालक से भेंट की उन्होंने चंद्रगुप्त से, अर्थात उनके घर गए, संबंधी जिनके यहाँ वो रहा करते थे। महावंश में लिखा हुआ है कि जब घर गए तो उन्होंने ये कहा कि मैं इसको अपने साथ ले जाना चाहता हूँ और इसको शिक्षा दीक्षा देना चाहता हूँ, इसके अंदर इसको योग्य बनाना चाहता हूँ। जो संबंधी भाई थे इनकी माता के, अर्थात इनके मामा जो थे, उनको लगा कि जो ब्राह्मण मांगने आया है इस बालक को, कोई ना कोई वजह होगी। तो उनके मन में थोड़ा सा लालच आया। चाणक्य समझ गए इस बात को। महावंश में लिखा हुआ है कि 1000 कर्षापण देकर के उन्होंने उस बालक को अपने साथ ले गए। एक राजकुमार की भांति 6-7 वर्षों तक चाणक्य के द्वारा उनको शिक्षा दी गई, हर प्रकार से दीक्षित किया गया उनको, एक राजकुमार को जिस तरह से किया जाता है। और कालांतर में जिस बालक को जो लेकर के गए थे, उस बालक ने मगध के नंद वंश का विनाश करके वहां पर मौर्य साम्राज्य स्थापित किया। तो चाणक्य जो थे उनकी क्या शत्रुता थी, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है बौद्ध साहित्य से। नंदवंशीय शासक से वो एक बार नंदवंश के शासक ने, मगध के शासक ने विद्वानों की एक सभा का आयोजन किया था। उस सभा के अंदर तमाम सारे विशाल संख्या में विद्वानों को आमंत्रित किया गया। चाणक्य महोदय भी वहां पहुंचे। विशाल पंडाल के अंदर प्रवेश किया, देखा सामने जो मुख्य अतिथि का आसन था वो खाली रिक्त था। बहुत ही योग्य विद्वान थे, उनको लगा कि शायद ये आसन मेरे लिए ही रखा गया है, जाकर के उस पर विराजमान हो। थोड़ी देर बाद जब शासक का वहां पर पदार्पण हुआ तो उनकी निगाह बिल्कुल ठीक सामने पड़ी, जो मुख्य अतिथि के लिए आरक्षित था स्थान। वहां पर देखा एक ब्राह्मण बैठा हुआ है, बड़ा क्रूप, क्योंकि बहुत योग्य व्यक्ति थे लेकिन शक्ल से क्रूप थे वो। तो राजा का क्रोध आ गया वो, क्योंकि उन्होंने वो स्थान किसी और के लिए आरक्षित किया हुआ था। उन्होंने आव न देखा था, तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, ये कौन ब्राह्मण बैठा हुआ है, इसको निकालो यहां से बाहर। अब ये अपमान कहां बर्दाश्त था चाणक्य को। चाणक्य ने अपनी शिखा में गांठ लगाई और ये प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं नंदवंश का समूल नष्ट नहीं कर दूंगा तब तक ये शिखा नहीं खुलेगी, मेरी गांठ नहीं खुलेगी। तो वो वचनबद्ध थे, उन्होंने वचन ले लिया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने योग्य बनाया हर तरीके से, चाहे वो सैन्य शिक्षा हो, चाहे वो राजनीतिक शिक्षा हो, व्यवहारिक शिक्षा हो, सभी से लोग बना चुके थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य पूरी तरह से योग्य हो गए तो उन्होंने अपना जो उद्देश्य था मगध के शासक नंदवंश का समूल नष्ट करना, उसके लिए एक किराए की सेना इकट्ठी की और किराए की सेना इकट्ठी करके मगध की राजधानी पर आक्रमण कर दिया। राजधानी पर आक्रमण कर दिया। चाक चौबंद होती है राजधानी। राजा के सैनिकों ने बुरी तरह से चंद्रगुप्त की
या चंद्रगुप्त और चाणक्य की जो किराए की सेना थी उनको बुरी तरह से परास्त किया और भागने के लिए मजबूर हो गए। भाग करके पंजाब पहुंचे, क्योंकि सैनिक पीछे लगे हुए थे, भागे वहां से, जान बचानी थी। चाणक्य और दोनों जिस समय पंजाब में पहुंचे तो उस समय वहां पर अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर विराजमान था। तो उस समय सिकंदर का अभियान चल रहा था भारत के अंदर। मगध की सीमा पर खड़ा हुआ था पंजाब में। सिकंदर से भेंट करने चले गए साहब, क्योंकि सिकंदर भी मगध पर आक्रमण करना चाहता था, ये भी नंदवंश का समूल नष्ट करना चाहते थे। सिकंदर को आक्रमण की सलाह देने लगे, लेकिन जब वार्तालाप चल रहा था तो चंद्रगुप्त मौर्य के आचरण से सिकंदर आहत हो गया बुरी तरह से और क्रोधित हो गया। सिकंदर ने चंद्रगुप्त मौर्य के वध का आदेश जारी कर दिया, वध कर दिया जाए इनका। किसी तरह से बच निकले था वहां से। बच करके एक तरफ मगध के सैनिक पीछे लगे हुए थे, अब सिकंदर के सैनिक किसी तरह से बचे, भेष बदल करके इधर उधर घूम रहे थे। दोनों गुरु चेले भेष बदल करके घूम रहे थे। एक दिन की बात है कि गांव के अंदर पहुंचे, संध्या का समय था। एक दरवाजा खटखटा दिया आश्रय पाने के लिए। एक बूढ़ी माँ स्त्री निकल करके आई, उस दरवाजा खोला, पूछा भैया क्या बात है? हम लोग यात्री हैं, हमको शरण चाहिए रात्रि भर के लिए, आप शरण दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। शरण दे दी गई साहब। उस समय ऐसा प्रचलन था, लोग बड़े सहृदयता के साथ में शरण दे दिया करते थे। उनको बाहर बैठक के अंदर शरण मिल गई गुरु चेले को। रात्रि के समय उसका पुत्र, जो स्त्री थी उसका पुत्र आया घर में। अब माँ अपने बेटे को खाना खिलाने रही थी। जब बेटे को रोटी सेक करके दे रही थी, फूली फूली रोटी आ रही थी साहब, बेटा क्या करता था, फूली हुई रोटी में बीच में उंगली जो है वो डाल दिया करता था उसको रोटी को फोड़ने के लिए। जैसे ही उंगली डालता था वैसे ही उसको काफ़ी गर्म लगती थी, तो उसकी आह निकलती थी। पहली रोटी में भी उसने यही किया, दूसरी रोटी थी उसमें भी यही किया उसने। जब तीसरी रोटी दी उसने, तब फिर उसने आह की। माँ बोली कि तू भी चंद्रगुप्त की तरह ही काम कर रहा है। जैसे ही चंद्रगुप्त का नाम लिया गया, बाहर गुरु चेले दोनों बैठे हुए थे, उन्होंने देखा हमारा नाम क्यों लिया जा रहा है। ये गौर से सुनने लगे। मां कह रही थी कि तू भी सेंटर में ही छेद कर रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैसे किया था। अगर किनारे से तोड़ लेगा तो सेंटर तक तो पहुंच ही जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी यही किया था, मगध की राजधानी पर आक्रमण किया था। अगर सीमांत क्षेत्रों से होता हुआ आता तो मगध तक पहुंच जाता। गुरु चेले को अपनी गलती का एहसास हुआ। जब गुरु चेले को अपनी गलती का एहसास हुआ तो दोबारा से सेना इकट्ठी की साहब, धन का संचय किया गया। अन्य राज्यों से भी सहयोग लेने की चेष्टा की गई। इस समय तक सिकंदर जो था वो भारत से प्रस्थान कर चुका था।
सिकंदर जब भारत से प्रस्थान कर चुका था तो सिकंदर के द्वारा जो विजित क्षेत्र थे उनमें विद्रोह होना शुरू हो गए थे। चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने इन विद्रोहों का नेतृत्व करना शुरू कर दिया। और उसका परिणाम यह हुआ कि जनता इनके साथ होने लगी। सर्वप्रथम इन्होंने झेलम तक का पूर्वी पंजाब जीता, पूर्वी पंजाब तक के अधिपति बन गए। फिर उसके बाद शेष पंजाब जीता, फिर और आगे बढ़े, सिंध प्रदेश जीता। तो इस प्रकार अपनी आरंभिक विजयों के परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था वो व्यास नदी से लेकर के सिंधु नदी तक स्थापित हो चुका था। काफी शक्तिशाली हो चुके थे। अब केवल मगध की विजय करना शेष था। 322 ईस्वी में मगध पर आक्रमण कर दिया और मगध को विजित कर लिया। मगध को विजित करके राज्याभिषेक कराया गया मगध के शासक के रूप में। 322 ईसा पूर्व मगध के अधिपति बन गए। तत्पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य विस्तार के तहत सिकंदर के द्वारा जो क्षेत्र विजित किया गया था उस क्षेत्र पर उसने अपने गवर्नर को नियुक्त कर रखा था, सेल्यूकस, जिसका की नाम था। सेल्यूकस जो था उसके अधिकार क्षेत्र में पेरोपेनिसडाई, आर्केशिया, जोड्रेशिया और एरियन, इन सबका वो शासक था। वर्तमान में इनको आधुनिक अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के नाम से जाना जाता है। अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और हेरात। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस पर आक्रमण किया। भयंकर संग्राम हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को विजित किया, यूनानी शासक को। चंद्रगुप्त मौर्य ने विजित करने के उपरांत उसके साथ मैत्री संबंध स्थापित किया। अनेक सारे उपहार, धन दौलत सेल्यूकस के द्वारा उनको प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। दक्षिण भारत की विजय के बारे में भी कुछ जानकारियां प्राप्त होती हैं। यूनानी इतिहासकार प्लूटार्क ने लिखा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत पर अपना एकाधिपत्य कायम कर लिया था। जस्टिन ने भी लिखा है, चंद्रगुप्त मौर्य संपूर्ण भारत का नरेश था। उसने अनेक राज्यों को विजित किया, 2 दक्षिण में थे, ये जस्टिन लिखा है। दक्षिण में उसने उत्तरी मैसूर तक की विजय प्राप्त की। दक्षिण भारत में मात्र कलिंग एक ऐसा क्षेत्र था जिसको वो विजित नहीं कर पाया था, जिसे बाद में अशोक ने जीता।
तो इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के अंदर एक राजनीतिक एकता स्थापित कर दी थी। जो भारत अभी तक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, उस भारत को अखंड भारत का स्वरूप प्रदान किया, केवल कलिंग को छोड़ करके, जो बाद में उसके पौत्र अशोक ने जीता था उसको। उसका साम्राज्य ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर के पश्चिम में, पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर के पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत तक विस्तृत था। उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर के दक्षिण में विंध्याचल पर्वत सुदूर दक्षिण तक विस्तृत था। इस प्रकार से उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और 298 ईसा पूर्व में इसका देहावसान हो गया।